एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। बायोलॉजी में आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया लेक्चर जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं तो जाइए बेटा, प्लेलिस्ट डली हुई है, वीडियो सारे अपलोडेड हैं, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, समझिए। ठीक है, आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम आपके सामने है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि कैसे नई नई हाइब्रिड किस्में मार्केट में आई हैं, जो पेड़ पौधों की या सब्जियों की या फसलों की वैरायटीज हैं, वो मार्केट में कैसे आई, क्रॉस कैसे कराते हैं, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण कैसे होता है, कैसे मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट करके नई नई प्रजातियों के जन्म के बारे में बताया, कुछ नए नए नियम दिए। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे चैप्टर में हमें समझने हैं सबसे पहले बेटा मेंडल सर के द्वारा दिए गए नियम। ठीक है, हालांकि आज ये इंट्रोडक्टिव क्लास है तो मैं पहले इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आगे आपके बहुत काम आएगी, जिसके बेस पे ही आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, पहले वो डिस्कस करूंगी। बट पहले आउट्रो दे दूं। इंट्रोडक्टिव क्लास में मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें समझना क्या क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिर हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। मेंडल के नियम हमें पढ़ने हैं। मेंडल सर के बेटा 3 नियमों को आपको पढ़ना है। एक है मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण का नियम जो है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 2 नियम हो गए। ठीक है, प्रभाविता, पृथक्करण, युग्मकों की शुद्धता, या करके लिखवा देती हूँ इसे। तीसरा जो हमें पढ़ना है बेटा वो है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब मेंडल सर के हालांकि इसके पहले और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेंडल सर ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया, उसके कौन कौन से लक्षण हैं, कौन से प्रभावी लक्षण हैं, कौन से अप्रभावी लक्षण हैं, इस पौधे का ही चुनाव उन्होंने क्यों किया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम आएंगे मेंडल के नियमों पे। फिर हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम के अपवाद, मतलब इनके अलावा भी कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्चेस की और अपने अलग अलग नियम दिए, जिसे हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस में। इसके आगे फिर हमें समझना है कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि बहु प्रभाविता, क्या बोलते हैं, बहुजीनी वंशागति की बहु प्रभाविता, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, फिर संकर पूर्वज क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इतना सब पढ़ने के बाद फिर आगे आपको मिलेंगी कुछ उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन की घटनाएं। उत्परिवर्तन क्या है, फिर आनुवांशिक विकार, और आनुवांशिक विकारों को फिर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे विकार, बहुत सारी बीमारियां पढ़नी है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर क्या बोलते से थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे विकार हमें पढ़ने हैं। तो बहुत लंबा ये चैप्टर होने वाला है और बहुत मजा भी आपको आने वाला है, और साथ ही बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पुष्पीय पादपों में जनन, उनमें लैंगिक जनन, उनमें क्या क्या होता है, कैसे बीज बनते हैं, कैसे फल बनते हैं, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में बेटा हमने मानव जनन पढ़ा, जिसमें हमारे बारे में हमको सब कुछ जानने को मिला। फीमेल्स का शरीर कैसा होता है, कैसे उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है, मेल्स में सब कुछ कैसे होता है, फिर निषेचन की घटनाएं कैसे होती है, कैसे एक बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस, दुग्ध स्रावन, सब कुछ हमने पढ़ डाला सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था क्या, मानव जनन। मानव जनन में फिर क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी थी, कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, हमारी असुरक्षा
कौन सी नई नई बीमारियों को जन्म देती है, क्या जरूरी है क्या नहीं है, जनन स्वास्थ्य चैप्टर ने वो सब आपको बता दिया। दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तीनों चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके। अब जो चौथा अध्याय आपका शुरू हुआ है ये इन तीनों से एकदम हटके है। नए नए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे और इसके बाद वाला तो और भी मजेदार है, जिसका नाम है वंशागतिकी का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी। वहां पे हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनके बारे में अनुलेखन, अनुवादन सब कुछ पढ़ेंगे। बट पहले स्टार्ट करते हैं अभी वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप सबसे एक ही अपील है कि पूरे लेक्चर्स कंटिन्यू लेना, एक भी मिस मत करना। ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, अगले लेक्चर में हम वो चीजें कवर अप कर देंगे जो भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। या कोई डाउट उठे तो पर्सनली आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिवर्ट करती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। तो लंबी लंबी सांसें लो, मैडम भी थक गई इतना सब बोलने के चक्कर में, कितना कुछ बोल डाला मैंने। चलिए बेटा, इस चैप्टर में शुरू में ना सबसे पहले हमें ये समझना है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें ये जो वर्ड आया है वंशागति, इसका मतलब क्या हुआ? तो वंशागति का मतलब होता है वंश की गति, वंश की गति। अब वंश की गति कैसे होती है? दादा दादी की औलाद पापा, ठीक है, या चाचा बुआ जितने भी लोग हैं, फिर पापा और मम्मी की औलाद है हम या हमारे और भी भाई बहन हैं, फिर हमारे और भी बच्चे होंगे। ऐसी एक जनरेशन चली आ रही है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म दे रही है, फिर पुरानी वाली पीढ़ी जब निपट जा रही है या मर जा रही है जो भी कह लो, फिर जो नई पीढ़ी है वो और अगली पीढ़ी को जन्म दे रही है। तो पुराना जाते जा रहा है और नए को जन्म देते जा रहा है और नया आते जा रहा है। ऐसे करके प्रकृति में निरंतरता बनी हुई है, चाहे इंसानों में कह लो, जानवरों में, बैक्टीरिया में, वायरस में, छोटे प्रोटोजोन्स जितने भी हैं, इवन ऑल दो पेड़ पौधे, छोटे प्लांट बड़े प्लांट, सब में ऐसा होता है कि एक नई पीढ़ी जो है उनका जन्म होते जाता है और पुरानी पीढ़ी की मृत्यु होते जाती है, ठीक है, एक टाइम के बाद, क्योंकि हर किसी की एक लाइफ स्पान है, एक जन्म अवधि है, ठीक है, जीवन अवधि है। तो वंशागति का मतलब है वंश की गति। वंश की गति कैसे बेटा? तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होना, अगली पीढ़ी में वंशागत होना, इसे ही हम क्या कहेंगे? वंशागतिकी या वंशागति। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होना वंशागति कहलाता है। दूसरा वर्ड इसी के सामने लिखा हुआ है विविधता। अब ये विविधता क्या वाला है? तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होना, परंतु कुछ परिवर्तनों के साथ। लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत तो होंगे, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। अब देखो, मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, हम बिल्कुल मम्मी पापा के जैसे हैं, दो आंख, दो कान, एक मुंह, एक नाक, पूरा शरीर उनके जैसा है, दो हाथ है, स्ट्रक्चर पूरा ह्यूमन उन्हीं के जैसा है। लेकिन क्या हम उनकी फोटोकॉपी हैं? क्या हूबहू हम उन्हीं के जैसे दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं, हम उनके जैसे लक्षण लेके पैदा हुए हैं, पर पूरे के पूरे उनकी फोटोकॉपी नहीं है। जैसे कि रोबोट मूवी अगर आपने देखी होगी तो सब रोबोट एक दूसरे की क्या है? कॉपीज हैं, ठीक है, पर हम उनकी कॉपीज हैं क्या? नहीं। तो इसे आप कहोगे क्या बेटा? विविधता। जो लक्षण होते हैं,
जो भी लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जा रहे हैं। जैसे मम्मी पापा है वैसे ही बच्चे जन्म ले रहे हैं, फिर उनके वैसे ही बच्चे होंगे, फिर उनके। इंसान का बच्चा बंदर के जैसा है क्या? नहीं, इंसान के ही जैसा है। रीजन, क्योंकि वंश की गति हो रही है, उनके अंदर जो भी कारक है वो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है। लेकिन जब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, उसी दौरान कुछ ना कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, और उस परिवर्तन को हम कहेंगे विविधता, वेरिएशन, जिसके कारण हम उनकी फोटोकॉपी नहीं होते, हम उनके क्लोन नहीं होते, बल्कि उनसे थोड़े अलग दिखाई देते हैं। इससे कोई भी पहचान लेगा कि ये मिस पूजा है, ये इनके पापा है, ये इनकी मम्मी है, आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। ये हुआ किसके कारण बेटा? विविधता के कारण। और इसीलिए हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग है, हर किसी के आई स्कैन अलग है, हर किसी का थंब इम्प्रेशन अलग है। ये सब अलग है किसके कारण? विविधता के कारण। अगर हूबहू फोटोकॉपी होते, पूरे के पूरे डीएनए मिल जाते, तो फिर फिंगरप्रिंट्स अलग होते क्या? नहीं। ऐसी सिचुएशन में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो गॉड गिफ्टेड है ये सारी चीजें, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत वंशागति, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होना, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होना, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। इसे हम कहते हैं बेटा विविधता। ठीक है, लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये होता है किसके कारण? आनुवांशिकी के कारण। आनुवांशिकी का मतलब है जेनेटिक्स, कि कुछ तो है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहा है। कोई तो ऐसा कारक है, कोई तो ऐसी चीज है जो सारे लक्षण को माता पिता से बच्चे में, उन बच्चों से उनके बच्चे में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में, ऐसे लगातार अगली जनरेशन तक लक्षणों को पास आउट करने का काम कुछ तो कर रहा है। और उस कुछ तो को नाम दिया गया था बेटा कारक। कि जो भी है, जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है, वो है क्या? कारक। और कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। कारक हमेशा किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। अब आनुवांशिकी वर्ड यहाँ इसलिए लिखा था मैंने, क्योंकि हमें समझना है कि ये सब कहानी गढ़ी किसके द्वारा गई? तो ये गढ़ी गई बेटा आनुवांशिकी के एक जीनियस पिता के द्वारा, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडलसर। ग्रेगर जॉन मेंडलसर को जेनेटिक्स का फादर, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही ये बताया कि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, उन्हें ले जाने का काम कोई ना कोई कारक कर रहा है, और वो कारक हमेशा जोड़े में होता है। ठीक है, तो आनुवांशिकी के क्षेत्र में अपने बहुत सारे योगदान, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी रिसर्चेस के कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा गया। ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये लाइन डाली जाती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडलसर। इसीलिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जिक्र किस साइंटिस्ट का होगा? मेंडलसर का। ठीक है, अब इन्होंने तो बोल दिया कि वो चीज जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रही है, उसका नाम है कारक, फैक्टर। और ये फैक्टर हमेशा पेयर यानी कि जोड़े में होते हैं। लेकिन आगे एक वैज्ञानिक आए, इन वैज्ञानिक का नाम था बेटा जोहानसन। और जोहानसन ने बोला कि जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है, उस कारक का नाम एक्चुअल में है जीन। मतलब जो चीज लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रही थी, मेंडल सर के अनुसार वो कारक है, जबकि जोहानसन ने उस कारक को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है जीन। और आज भी हम इसे जीन के नाम से ही जानते हैं। मतलब आप कह सकते हो कारक को ही आगे जाकर जीन नाम दिया गया। और ये जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है बेटा? जोहानसन। ठीक है, इनका भी कहना था कि लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कारक लेके जा रहा है वो जीन है, और ये जीन हमेशा जोड़े में होंगे। जैसे कि लंबे के लिए कैपिटल टी जोड़े में, बौने के लिए स्मॉल टी जोड़े में, काले के लिए, वो खैर कलर तो हम बहुजीनी वंशागतिकी में पढ़ेंगे, ये अलग है। हाँ,
किसी कलर के लिए, जैसे कि येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ऐसे जीन हमेशा काय में होंगे, जोड़े में होंगे, और जोड़े में ही अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे। ठीक है, जितने भी लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचाने हैं वे लक्षण ले जाने का डिपार्टमेंट है जीन के पास, और ये जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। अब जीन से रिलेटेड दो टर्म्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, विच इज फर्स्ट इज जीनोटाइप, एक है बेटा जीनोटाइप। जीनोटाइप को कहा जाता है जीन प्रारूप। देखिए ये पूरा बेसिक है इस चैप्टर का, इसके बिना आगे का आपको का खा गा घा कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसे अगर अच्छे से समझ लिया तो आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर ये सोच के स्किप करके निकल गए कि ठीक है ये तो सब बेसिक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, हम तो सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। मेंडल के सारे प्रयोग सर के ऊपर से जाएंगे। तो जितनी भी टर्म्स यहाँ समझा रही हूँ मैं, ध्यान से अच्छे से समझो और मेरे साथ साथ लिखते भी चलो, ताकि आपको याद रहे कि मैडम ने बोला था विविधता मतलब लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, अगली पीढ़ी में पहुंचना, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। वंशागति मतलब वंश की गति, मतलब लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होना। आनुवंशिकी के पिता मैडम ने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने बोला था कि जो चीज में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रही है वो है कारक, और कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, कारक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। बाद में एक वैज्ञानिक आए जोहानसन, इनका कहना था जो कारक है वो जीन नाम से जाना जाएगा भैया, हम उसे जीन के नाम से पढ़ेंगे, और जीन भी हमेशा काय में होते हैं, जोड़े में। अब कारक जोड़े में है तो जीन भी जोड़े में होगा, मतलब कारक को ही आगे जाकर क्या नाम दिया गया, जीन। अब जीन से रिलेटेड दो टर्म्स आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको, एक है बेटा जीन प्रारूप और दूसरा है लक्षण प्रारूप, जिसे कहा जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप इसे कहते हैं लक्षण प्रारूप। ये दो वर्ड बार बार बोलूंगी मैं आगे, तो ध्यान से समझो ये क्या है। जीनोटाइप का मतलब जो शरीर के अंदर है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा बौना है, या कोई बीज गोल है, गोल के लिए कैपिटल आर। इन सारे लक्षणों को जब हम बाहर से देखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अंदर क्या है, अंदर कैपिटल टी वाला जीन है, या कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आया है, स्मॉल टी वाला है, या इसकी जगह मिक्सचर कोई आ गया, या स्मॉल आर, ये सब कुछ हमें बाहर से देखने पर पता नहीं चलेगा। ये जब तक हम क्रॉस करा के नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता। तो किसी भी जीव के अंदर जीन का जो आनुवांशिक संगठन है, जो कि शरीर के अंदर है, जो बाहर लक्षण बनाएगा, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। इनको देखकर बाहर जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कैपिटल टी वाला लंबा बना देगा, एक बौना बना देगा, कोई बीज को गोल बना देगा, कोई बीज को झुर्रीदार बना देगा, ये जो सारे लक्षण बाहर हमें दिखाई देते हैं, जो कि अंदर उपस्थित जीनों के कारण होते हैं, इन लक्षणों को बेटा फिनोटाइप कहते हैं, और अंदर उपस्थित जीन के संगठन को जीनोटाइप कहा जाता है। समझ में आ रहा है? शरीर के अंदर का आनुवांशिक संगठन जो कि बाहरी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा, बाहरी लक्षण को व्यक्त करेगा, उस अंदर वाले आनुवांशिक संगठन को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ये हमेशा जोड़े में रहेगा, और अंदर वाला जीन का जोड़ा बाहर जो लक्षण बनाता है उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। मतलब ये ही इसका निर्धारण करेंगे, इससे इसका निर्धारण करना पॉसिबल नहीं है। फिनोटाइप से जीनोटाइप का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हम बाहर से देखकर ये नहीं बताएंगे कि अंदर कौन सा जीन है, लेकिन अगर अंदर वाला जीन पता है तो बाहर वाला लक्षण एक्चुअल बताया जा सकता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा, तो जैसे कि किसी बीज को बो रहे हैं, हमें पता है कि इसके अंदर लंबे वाले लक्षण ही हैं, प्योर लंबे वाले लक्षण हैं, तो बोते टाइम ही तुम्हें पता है कि इसका पौधा कैसा होगा, लंबा। और जब उसकी हाइट बढ़ी एक्चुअल में वो लंबा हुआ, मतलब हमारी बात सच होगी। ठीक है, तो ये जो है फिनोटाइप
बदलता रहता है। बीज की अवस्था में कुछ और है, युग्मनज में कुछ और है, जब भी जो पौधा शिशु अवस्था में आया तब कुछ और है, पौधा बड़ा हो गया तब कुछ और है। तो जीवन की अलग अलग उम्र में ये लक्षण बदलते रहते हैं, लेकिन ये पूरी जीवन भर की अवधि में एक समान बने रहते हैं। ठीक है, तो ये था क्या बेटा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो आगे बार बार वर्ड में बोलूंगी प्रभाविता के नियम में, पृथक्करण में बार बार आपको सुनने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया क्या है जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब अगले दो वर्ड जो आपको परेशान करेंगे वो है प्रभावी और अप्रभावी। तो जब जीन का जोड़ा साथ में हो, एक कैपिटल एक स्मॉल अगर हो, तो कैपिटल वाला हमेशा प्रभावी होता है। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी जब साथ में आएगा तब भी पौधा लंबा ही बनता है। तो कैपिटल टी के इस लक्षण को प्रभावी कहा जाएगा। और स्मॉल टी वाला दब गया, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी अप्रभावी होता है। अप्रभावी मतलब ये अपना लक्षण व्यक्त नहीं करेगा। स्मॉल टी का काम है बौना लक्षण बनाना, लेकिन जब ये कैपिटल टी के साथ में आता है तो ये दब जाता है और कैपिटल वाला अपना प्रभाव दिखाता है। इसीलिए कैपिटल वाला जीन प्रभावी होता है और स्मॉल वाला होता है अप्रभावी। ठीक है, अब अगला वर्ड जो आपको सुनने को मिलेगा वो है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। अगर जीनों के समान जोड़े साथ में आए हैं तो वे हैं समयुग्मजी, और अलग अलग आए हैं तो वे हैं विषमयुग्मजी। समान जोड़े साथ में आए हैं तो वे हैं समयुग्मजी। अलग अलग जोड़े आए हैं जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे आए हैं तो ये होंगे क्या, विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी में एक प्रभावी एक अप्रभावी होता है, जबकि समयुग्मजी में दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावी। इसीलिए होता ये है कि कैपिटल टी साथ में आए तो पौधा लंबा ही बनेगा, स्मॉल टी साथ में आए तो पौधा बौना ही बनेगा। तो आई होप ये जो मैंने इतनी सारी छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन की, जैसे कि वंशागति की डेफिनेशन, विविधता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा, कमेंट करो फटाफट, ग्रेगर जॉन मेंडल सर। फिर कारक को जीन नाम किसने दिया, फिर हमने प्रभावी वर्ड एक्सप्लेन किया, अप्रभावी, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। फिर उसके बाद समयुग्मजी, जब समान टाइप के युग्मक साथ में हो तो समयुग्मजी होंगे, और अलग अलग टाइप के हो तो विषम युग्मजी। अलग अलग टाइप से मतलब एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। स्मॉल वाला अप्रभावी लक्षण है, कैपिटल वाला प्रभावी लक्षण है। कैपिटल वाला प्रभावी है, स्मॉल वाला अप्रभावी है, ध्यान रखिएगा। हर एक लक्षण के लिए प्रकृति में दो विकल्प है, लंबे के साथ बोना, गोल के साथ झुर्रीदार, हरे के साथ पीला। ऐसे हर एक विकल्प के लिए दो युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे कि लंबा अगर कैपिटल टी है तो बौना होगा स्मॉल टी। ये दोनों क्या है बेटा, एक ही लक्षण के दो विकल्प। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिल। इसे हम क्या कहते हैं, एलिल। तो आई होप ये जो बेसिक आज आपकी क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी जरूर, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। आगे के जो हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे वो इसको समझने के बाद ही तुमको समझ में आएंगे। तो इसे अच्छे से समझना, शॉर्ट नोट अपने बना लेना, जहां जहां मैंने जो जो पॉइंट आउट करवाए हैं पॉइंट्स वो सारे लिख लेना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप इससे उठते हैं। तो आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो जर्नी इस चैप्टर की होने वाली है बहुत मजेदार होगी, तब जब आप सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ बनेगा भी। तो एक भी लेक्चर मिस मत करना। और जो भी आपके दोस्त भाई बहन या जो भी क्लास 12th में हैं जिन्हें भी आपको जोड़ना हो, या कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, पीएनएसटी की कर रहा है, या और कोई एग्जाम जिसमें उनको 12th साइंस की जरूरत पड़ेगी, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फाइनेंशियल अगर आप कैपेबल हैं, फाइनेंसेस हैं आपके पास, तो थोड़ा बहुत आप डोनेशन भी कर सकते हो, ताकि हम भी थोड़ा टीम पे एक्सपेंड करें, थोड़ा खर्च करें, ताकि थोड़े अपडेट हम भी हों। ठीक है, तो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल सर के द्वारा दिए गए सारे नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।